हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला था, आ गया है। आप लोग प्लीज़ देखिए। सेन साहब की लड़कियों के नाम क्या थे? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। आप लोग कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया। सॉरी, लेट हो गया, लेकिन कहा था ना आएगा तो आएगा। आज डाल भी दिया, देख लीजिए। फिर सेकेंड सब्जेक्टिव, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते थे? लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाद में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति को जन्म से ही एक निश्चित पेशे से बांध देती है, जिससे वह अपनी रुचि, योग्यता या बदलते समय के अनुसार पेशा नहीं बदल सकता। लेखक भीमराव अम्बेडकर का आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या सामाजिक असमानता मानते हैं। उनका मानना है कि यह असमानता न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और मानसिक दृष्टि से भी लोगों को प्रभावित करती है। कृपया चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब प्लीज। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का आएगा, अंतिम रिवीजन होगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का पूरा VVI लेके आऊँगा। ऐसे पीछे वाला वीडियो देखे हो ना, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? विष के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। विष के दांत पाठ में कासू, खोखा और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू खेलने की इच्छा और मदन का इनकार था। जहां कासू लट्टू खेलना चाहता था लेकिन मदन उसे मना कर देता था, जिससे दोनों में ईर्ष्या और वर्गभेद की भावना पैदा हुई। और लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातों से शुरू होने वाला स्वार्थ, ईर्ष्या और सामाजिक भेदभाव समाज में विष के दांत की तरह जहर घोलकर रिश्तों को खराब कर देते हैं। और यह कहानी वर्गभेद, पाखंड और रूढ़िवादिता प्रति का व्यंग है। कृपया आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? ये VVI है। मदन अक्सर पिता से पिटता था, किंतु जब पिता ने उसे अपने हाथों में प्यार से उठा लिया तो पिता के इस स्वभाव परिवर्तन पर वह हक्का बक्का हो गया। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जीवन के नियम और घर के नियमों के मामले में अपवाद था। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट
कर भरा होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, लेखक मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक ने नया सिकंदर विविध क्षेत्रों में अध्ययन, खोज और अनुसंधान की इच्छा से भारत आने वाले पाश्चात्य जगत के लोगों को कहा है। और लेखक का कहना भी उचित है। लेखक का सिकंदर कहने का अभिप्राय है कि सिकंदर की तरह आकर आप भारत से संबंध स्थापित कर सकते हैं। भारत के सिंधु नदी का मैदान और गंगा नदी का मैदान उनके अध्ययन, अनुसंधान तथा आपसी संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन इत्यादि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये है धर्मों की दृष्टि से। फिर नेक्स्ट वीवीआई देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये तो मोस्ट है, मोस्ट वीवीआई है। कहा था ना, लास्ट तक रुकिएगा तो सारा वीवीआई आपको याद हो जाएगा। नाखून क्या बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने उनकी छोटी बेटी ने उपस्थित किया था। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि नाखून उसकी पशुता का प्रतीक है, जो बार बार बढ़कर मनुष्य की बर्बरता और हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जबकि नाखून काटना मनुष्य की संयम, सभ्यता और मनुष्यता की ओर बढ़ने की इच्छा को दर्शाता है, जिसे वह हर बार काट देता है ताकि वह सच्चे अर्थों में मनुष्य बना रह सके और अपनी पशुता को मिटा सके, जो स्वच्छता और आत्म नियंत्रण का भी प्रतीक है। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। लेखक गुणाकर मूल्य ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? लेखक गुणाकर मूल्य ने देवनागरी लिपि का संबंध मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि से बताया है। प्लीज़ आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल का नाम ये है, अमन 97 ब्लॉग। आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें वीवीआई क्वेश्चन ही लाया हूँ। ऐसा ना हो कि आपसे मिस हो जाए। कृपया आज देख लीजिए, कल एग्ज़ाम ना है आपका। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में वो स्थिरता आ गई। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। बहादुर के पिता मृत्यु कैसे हुई? बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई? बहादुर के पिता की मृत्यु युद्ध में हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखे। रामधारी सिंह दिनकर की 4 प्रमुख रचनाएं हैं।
रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और हुंकार। कुंवर नारायण ने वृक्ष रूपी चौकीदार का वर्णन किन शब्दों में किया है? कुंवर नारायण ने वृक्ष रूपी चौकीदार का वर्णन एक बूढ़े झुर्रियोंदार रक्षक सैनिक के रूप में किया है, जो घर के बाहर हमेशा तैनात रहता है, जिसकी सूखी डाल राइफल सी तनी रहती है और जो अपनी जड़ों से मजबूती से खड़ा होकर सबको छाया, फल और जीवन रक्षा प्रदान करता है, पर स्वार्थी मनुष्य उसे काट देता है। इतना ही लिखना ही है 2 नंबर में। कवि वीरेंद्र डंगवाल ने किन अत्याचारियों का जिक्र किया? कवि वीरेंद्र डंगवाल अपनी कविता हमारी नींद में समाज के सुविधाभोगी संपन्न शोषक वर्गों को अत्याचारियों के रूप में चित्रित करते हैं, जो आम जनता, गरीबों और मेहनतकशों की बेपरवाही और निष्क्रियता का फायदा उठाते हैं, उन्हें अपनी चालों का मोहरा बनाते हैं और हिंसा, दंगे, लूटपाट व शोषण के जरिए उनका दमन करते हैं। कवि जीवनानंद दास रूपसा के गंदे पानी में किसको क्या करते हुए दिखने की बात करते हैं? रूपसा नदी के गंदे मैले पानी में बच्चे खेल रहे हैं। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती बलिया माल की 12 वर्षीय बेटी थी, जिसे मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार के इलाज के लिए मदुरई शहर लाया गया था। उसे तेज बुखार था और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा था। ये नगर चैप्टर का है। सीता किस बुरे दिन की बात याद कराती थी? धरती कब तक घूमेगी पाठ में सीता अपने बेटों और उनकी पत्नियों के ताने और बोझ समझने वाले व्यवहार के बुरे दिन की बात करती है। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत क्या कहना चाहते हैं? तरुतल निवासिनी पेड़ के नीचे रहने वाली के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत भारत के ग्रामीण प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी सादगी को दिखाना चाहते हैं। कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों? कवि अपने आंसुओं को प्रिय सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। वह चाहता है कि बादल उसके प्रेम के आंसुओं को वहाँ तक ले जाए, क्योंकि वो सुजान की याद में दुखी और चाहता है कि उसका दर्द उसके प्रियजन तक पहुँचे। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का प्रतिपाद्य भक्त और भगवान के बीच संबंध को दर्शाना है। जहाँ कवि कहता है कि भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व, अनुभव और आनंद अधूरा है। भक्ति ही ईश्वर का पात्र, जल, मदिरा और वेश है, जिसके बिना ईश्वर की महिमा और अर्थ समाप्त हो जाते हैं। यानी भक्त ही भगवान को सार्थकता प्रदान करता है। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि अज्ञ का आशय हिरोशिमा पर हुए परमाणु विस्फोट के उस भयानक और क्षणिक पल से है, जब अचानक दोपहर जैसी तेज रोशनी और
प्रचंड गर्मी फैल गई, जिसने जीवन को भाप बनाकर सोख लिया। मानो एक मानव निर्मित सूर्य दोपहर में फूट पड़ा हो और एक ही पल में सब कुछ जलाकर राख कर दिया, जिससे मानव सभ्यता पर एक अमिट दाग लग गया। कृपया आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों को बता देना कि 11th-12th का भी पढ़ाई इसी पे होगा। बाढ़ आने के पहले लक्ष्मी ने क्या किया? ढाटे विश्वास पाठ में बाढ़ आने से पहले लक्ष्मी ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर के कीमती सामान जैसे अनाज, कपड़े और बर्तन को उचित जगह पर रखा। बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की और बाढ़ की खबर सुनकर गांव वालों के साथ मिलकर बांध की निगरानी व मरम्मत की। बहुओं की आपसी लड़ाई पर सीता की कैसी प्रतिक्रिया होती है? शुरुआत में सीता अपने बेटी और बहुओं के तानों और जहरीली बातों को चुपचाप सहती है, लेकिन फिर उसे घुटन महसूस होती है। वह आकाश और धरती को देखती है और फिर एक दिन चुपचाप घर से निकल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब दम घुट रहा है और वह अपनी मर्जी से एक नया जीवन जीना चाहती है। समझे? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? तो गांधी जी कहते थे कि शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है। शिक्षा से इंसान का पूरा विकास होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि। लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? लेखक अमरकांत को लगता था कि नौकर रखना जरूरी है क्योंकि उनकी पत्नी निर्मला घर के कामों में दिन रात व्यस्त रहती थी, जबकि उनके भाइयों और रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे, जिससे उन्हें आराम मिलता था। इस तुलना और खुद को अभागा महसूस करने की भावना के कारण तथा दिखावे और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उन्हें नौकर की जरूरत महसूस हुई, ताकि घर के काम काज में सुविधा हो और जीवन शैली में आराम आ सके। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार भक्त और भगवान के बीच संबंध को लिखे। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। बिना भक्त के न तो भगवान का कोई महत्व है और न ही भगवान के बिना भक्त जीवन की वास्तविकता से अवगत हो। पता है, अतः स्पष्ट है कि भक्त और भगवान के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से ईश्वर की पहचान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और भवसागर से पार जाने वाली युक्ति सही मार्ग की पहचान होती है, जिससे शिष्य अज्ञानता से निकलकर सत्य और आनंद को प्राप्त करता है और माया से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है, उसे अपने शब्दों में लिखें। मंगू के प्रति परिवार के लोगों के व्यवहार में पर्याप्त अंतर है। माँ मंगू को दिलो जान से चाहती थी, उसे अपने पास सुलाती है, खिलाती है और उसका मल मूत्र साफ करती है। मंगू की बड़ी बहन कम्मू
का विचार है कि माँ के अत्यधिक लाड़ दुलार से ही मंगू नित्य क्रिया जैसे कार्य नहीं करती। मंगू की भाभियाँ उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखती है। मंगू के दोनों भाइयों के मन में मंगू के प्रति ममता है, किंतु पत्नियों के किच-किच के डर से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते। नजम्मा की सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए बुद्धिदीनता से काम लिया। उसने सोच समझकर बेटे दादी के पास भेज दिया। जब बेटा दादी के पास जाने को मचल रहा था तो बहू ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए बेटे को समझाया। बहू ने समझौते का रास्ता अपनाया और मसले को शांति से सुलझाया। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे बहादुर कहानी में बहादुर ने लेखक का घर को कई कारणों से छोड़ा, जिनमें लगातार पिटाई, अपमानजनक व्यवहार और अंततः चोरी का झूठा आरोप प्रमुख थे, जिससे तंग आकर और अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह एक दिन चुपचाप घर से भाग गया, क्योंकि वह परिवार के क्रूर और अविश्वासी रवैये से आहत हो चुका था। कवि रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? कवि रामधारी सिंह दिनकर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कहकर जनता आम लोगों के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए ड क्या? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए ड की बनावट यानी कि ड की आकृति उसे माँ और उसके बादल में बैठे बिंदु जो बेटा है जैसी दिखती है और इस रिश्ते को दर्शाने में उसे मुश्किल होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, आप लोग कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन बनेगा आप लोगों से ही ना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कवि दीनानंद दास किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं? बताइए जल्दी से, आंसर बोलिए। बताइए क्या होगा।